नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। 2024 का मिशन अब बिल्कुल नजदीक है, सामने ही है, लेकिन उससे पहले हरियाणा पर भी भारतीय जनता पार्टी का विशेष फोकस दिखाई दे रहा है। पहले अमित शाह उनकी रैलियां हुई, फिर प्रदेश अध्यक्ष बदला गया, प्रदेश अध्यक्ष ने तुरंत अपनी टीम बनाई। टीम बने हुए 24-48 घंटे का समय हुआ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच गए। उनका रोड शो होना है, मुलाकात होनी है, आगे के लिए तैयारियां होनी है। हरियाणा पर कुछ विशेष फोकस है। इसके मायने क्या हैं, इसके संकेत क्या हैं? क्योंकि बार बार यह कहा जाता है कि क्या एक साथ चुनाव हो सकते हैं लोकसभा विधानसभा के, और नहीं भी होते हैं तो हरियाणा पर पूरी नजर है। बीजेपी तैयारी में कितनी आगे है और पार्टियों के मुकाबले, और ये जो राष्ट्रीय नेतृत्व के दौरे हैं हरियाणा में, इसके मायने क्या हैं, उसे समझेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कसना शुरू कर दिया। कांग्रेस हो या बीजेपी, सभी पार्टियां चुनावी जमीन खोजने में लगी हैं। कार्यकर्ताओं को जीत के मंत्र दिए जा रहे हैं, बैठकों के जरिए मंथन हो रहा है। और अब बीजेपी प्रदेश में पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई। पहले गृह मंत्री अमित शाह का दौरा और नेताओं को चुनावी मंत्र देना। अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पंचकुला में भव्य रोड शो करने जा रहे हैं, जिसके जरिए वो लोकसभा चुनाव की तैयारियों का बिगुल बजाएंगे। रोड शो से पहले वो बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में हिस्सा लेंगे, जिसमें जीत का मंत्र दिया जाएगा। और मैं ये समझता हूं कि उनके हरियाणा में आने से हरियाणा प्रदेश के कार्यकर्ताओं को, विशेष तौर पर जिला पंचकुला के कार्यकर्ताओं में अति उत्साहवर्धन होगा और दुगनी ताकत के साथ वर्ष 2024 के, चाहे वो लोकसभा चुनाव है चाहे विधानसभा के चुनाव है, इनमें कार्यकर्ता काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत होगी। नड्डा के रोड शो को लेकर प्रदेश के वरिष्ठ नेता पूरी तरह से तैयार हैं। प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी अपनी नई टीम के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं और आगामी चुनाव को लेकर रणनीति तैयार करने में जुटे हैं। आ रहे हैं और कल रोड शो है, आप सब आमंत्रित हैं। उसके अंदर 2024 का आगाज है और भव्य स्वागत हमारे कार्यकर्ता पंचकुला के यहाँ पर उनका करेंगे। जबरदस्त रोड शो करेंगे और उस रोड शो के अंदर आने वाला जो रोड मैप है 2024 का, वो भी आदरणीय नड्डा जी उसके ऊपर भी बातचीत करने वाले हैं। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय नड्डा जी कार्यकर्ताओं से बात भी करेंगे, तो उनका जोरदार स्वागत हम करेंगे। बीजेपी प्रदेश में 2019 लोकसभा चुनाव की तरह इस बार भी कांग्रेस का सफाया करने की स्ट्रैटेजी बना रही है। चुनाव से पहले पार्टी के दिग्गज नेताओं का दौरा इस बात का सबूत बयां कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। और चलिए, कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ वंदना पोपली, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, वेद प्रकाश विद्रोही कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, मनोज राठी आम आदमी पार्टी से, रजत पंजेटा इंडियन नेशनल लोकदल से हैं। आप सभी का स्वागत है। वंदना पोपली, हरियाणा पर आला कमान के नेताओं का एक बड़ा फोकस जो है वो दिखाई दे रहा है। बार बार कहा जाता है कि क्या चुनाव साथ हो सकते हैं। आपके यहां से तो सबने कहा कि हम तैयार हैं, लेकिन कुछ हरियाणा पर इस विशेष नजर की मायने क्या है? देखिए वरुण, आपको आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। देखिए, जहां तक विशेष नजर की बात है तो मुझे लगता है कि मोदी जी की बात कर लीजिए या केंद्र में नेताओं की बात कर लीजिए, सभी की नजर जो है पूरे जनता में है, हर एक प्रदेश के हर एक व्यक्ति के ऊपर है कि किस प्रकार से उनके विकास के कार्य कराए जाएं। लेकिन जहां तक 24 की बात है, आपने यहाँ पे एक मुद्दा उठाया साथ चुनाव करने का। मैं ये मानती हूँ कि साथ चुनाव हो या अलग हो, दोनों ही स्थिति में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से तैयार है। और ये जो आयोजन किया जा रहा है, जिस प्रकार से हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी यहाँ पर पंचकुला में आ रहे हैं और एक रोड शो किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हर एक आयोजन जो हमारा एक संकल्प से जुड़ा हुआ है। आपने देखा होगा कि विकसित संकल्प यात्रा जिस प्रकार से चल रही है पूरे देश में और लोगों तक पहुंचना, एक एक व्यक्ति तक पहुंचना, वो उद्देश्य है मेरी पार्टी का। तो उसी दिशा में आगे जो हमारे माननीय
जो अध्यक्ष जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, वो भी पंचकुला में आ रहे हैं, एक रोड शो कर रहे हैं। और मैं ये भी मानती हूँ वरुण कि जिसने कुछ काम किया हो वो तभी जनता के सामने जा सकता है, जिसने नहीं किया हो उसको शायद लगता हो कि वो कैसे जाएंगे। समाज की बात कर लीजिए या हमारे नेता हो, लगातार जनता के साथ जुड़े हुए हैं, तमाम तरह के आरोप लगाए गए विपक्षी पार्टियों की तरफ, कभी कुछ कहा गया कभी कुछ कहा गया, लेकिन लगातार हम जुड़े रहे और हम देख पा रहे हैं कि जो प्रदेश की हवा है वो एक बार फिर से भाजपा सरकार की तरफ इशारा कर रही है। और ये मैं नहीं कहती, मैं तो इसको कहना चाहूंगी कि दबी जुबान में कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टी है, इनके नेता ही आपस में डिस्कस करने लगे हैं, बात करने लगे हैं कि इस बार तो कुछ नहीं, चलो अगली बार का सोचेंगे, 29 की सोचेंगे, 29 की तैयारी करेंगे। और मुझे लगता है वरुण, ये तो मैंने पहले भी कई बार कहा कि इनकी जो तैयारी है वो 24 की नहीं है, ये इनकी आगे 10-20 साल के आगे जाकर तैयारी है कि तब जाकर देखेंगे, क्योंकि जनता भूली नहीं है कि किस प्रकार से कुशासन कांग्रेस ने चलाया था। या बाकी पार्टियों की बात कर लीजिए, एनएलडी की बात कर लीजिए और आम आदमी पार्टी, जिस प्रकार से एक थी कांग्रेस, जिस प्रकार से वो शब्दों का इस्तेमाल कर रही है, तो जो इंडिया गठबंधन का चेहरा है वो सामने आ गया। कहते हैं ना कि बिना किसी ऐसा ये नहीं है कि आपस में एक दूसरे से प्यार है तो ये साथ आए हैं, कोई ना कोई इनका मकसद है। एनएलडी किस प्रकार से मान ना मान, मैं तेरा मेहमान करके कांग्रेस के गले पड़े जा रही थी, वो सब भी हमने देखा। तो ये स्थिति बताती है कि अपने काम के दम पर नहीं, कहीं ना कहीं प्रयास करके कुछ प्रपंच करके ऐसा करके आना चाहते हैं, जबकि ऐसा नहीं होने वाला है। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी और प्रदेश में भी पूरी तैयारी से आ रही है। ठीक है विद्रोही जी, अब तो बीजेपी का संगठन भी बन गया, सूची भी आ गई। हमने सुना आपका भी इसी महीने आने वाला है संगठन, उसकी सूची आने वाली है जनवरी में, ऐसी खबरें हैं। और जो तैयारी है बीजेपी की, आप कैसे देख रहे हैं? बीजेपी के नेताओं के जो दौरे हैं, नई सूची आई, सूची आते ही फिर तुरंत जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी आ गए और वो उनसे मुलाकात करने वाले हैं। समन्वय ठीक दिखाई दे रहा है आपको बीजेपी में? वरुण जी, आपको, बहन वंदना पोपली जी को, भाई रजत अंजेटा जी को, भाई मनोज राठी जी को और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। भाजपा की सूची आ गई, नवनियुक्त पदाधिकारियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और कांग्रेस की सूची कब आएगी, कम से कम मैं तो जानता नहीं, और इस विषय में मेरी कोई भविष्यवाणी भी नहीं, रुचि भी नहीं है। रुचि मेरी भी इसलिए नहीं है कि कोई बात जब सत्य नहीं निकलती तो उस पर दावा करना, बड़ी बड़ी बात कहना बेईमानी है। चलिए, और मैं असत्य कभी बोला नहीं करता। और जहां तक चुनाव की तैयारी है, हरियाणा में सबसे मजबूत और जन समर्थन की तैयारी अगर किसी की है तो वो कांग्रेस की है, और बाकी हमसे मीलों पीछे है। मैं बहन वंदना पोपली जी की बात सुन रहा था कि भाई विपक्ष के लोग कहते हैं कि सरकार नहीं आएगी, अगले 10-20 साल इंतजार करो। ये सब सत्ता अहंकार होता है। लोकतंत्र के अंदर मतदाता कब किसको शिखर पर पहुंचा दे और कब किसको फर्श पर पहुंचा दे, ये कोई नहीं जानता। और जो भी इस तरह के दावे करते हैं, ठीक है, वो अहंकार के अलावा कुछ नहीं होता है और मतदाता की समझ को कम आंकना होता है। इन्होंने कहा कि हम बड़ी भारी तैयारी कर रहे हैं। हाँ जी, आप बहुत तगड़ी तैयारी कर रहे हैं। आप इतने मजबूत हैं कि अपने दम पर तो चुनाव की आप तैयारी करने की हिम्मत ही नहीं कर रहे। तथाकथित विकसित भारत संकल्प यात्रा में बार बार हर डिबेट में उठाता हूं, भाजपा का नहीं है, सरकारी अफसरों की यात्रा है। और इतने प्रलोभन देने के बाद तुम्हारी पेंशन बन जाएगी, तुम्हारा राशन कार्ड बन जाएगा, तुम्हारा बुढ़ापा बन जाएगा, तुम्हारा ये काम हो जाएगा। आप इनके वीडियो देख लो, जिनको ये कह रहे हैं कि हम हरियाणा के आधे गांवों में पहुंच चुके हैं। 40-50 आदमी और बच्चों के अंदर सरकारी अधिकारियों द्वारा इकट्ठे हुए में मेरे भाजपा के साथी सज धज कर जाते हैं, अपने भाषण देकर चले आते हैं। ठीक है, उनकी शैली, हमें कोई आपत्ति नहीं है। 1.5 महीने बाद लोकसभा चुनाव की विधिवत घोषणा होने वाली है। इसलिए हर दल का नेता, चाहे नड्डा जी हो चाहे दूसरे दल के हो, स्वाभाविक है अपनी तैयारी करेंगे। और मैं तो इनकी तरह बड़ी बड़ी बात कहता नहीं। चाहे किसी दल को जनता पसंद करे या ना करे, किसका जनाधार कम हो या ज्यादा हो, हर दल अपनी तरफ से न केवल मजबूती से चुनाव लड़ता है और जनता के बीच में जाता है। दूसरे दलों के प्रति यह कहना कि वो जनता के अंदर जाते शर्माते हैं, मैं समझता हूं सत्ता अहंकार के अलावा कुछ नहीं है। इन्होंने कहा कांग्रेस के कारनामे नहीं भूले लोग। अरे भाजपा के तो भाई कारनामे भूल गए। 750 किसानों की शहीद होना पड़ा,
4 बार हरियाणा के अंदर नरसंहार हुआ, 90 लोग पुलिस की गोलियों से मारे गए, 100 के करीब किसानों ने आत्महत्याएं या खेतों के अंदर हार्ट फेल हुए, और कुशासन इतना है कि किसानों पर कर्ज देश के अंदर 78,000, हरियाणा में 1,82,922 रुपया, बेरोजगारी के अंदर हम नंबर 1, भ्रष्टाचार में हम नंबर 1, कहते बिना पर्ची खर्ची नौकरी मिलती है, और सारी व्हाइट कॉलर जो नागपुर से पर्ची आती है, और हरियाणा, खत्म कर रहा हूं, हरियाणा के बाहर के लोगों को नौकरी दी जाती है। अब जो पर्ची भेजता है खर्ची भी वो लेता है। ठीक है, किस तरह अपने कार्यालय बना लिए, किस तरह अपना संपत्ति अर्जित कर रहे हैं, किस तरह इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम पर किए हुए काम की रिश्वत ले रहे हैं, सबको मालूम है, और दावे बड़े बड़े करते हैं। ठीक है वेद प्रकाश जी, एक लाइन हम मजबूती से तैयारी भी कर रहे हैं और चुनाव भी जीत लगातार ठीक है। बढ़ते जाएंगे। नहीं नहीं वंदना, मैं आऊंगा आपके पास, जरा दो और मेहमानों को चर्चा में शामिल करके फिर आता हूं, मैं जल्दी से आ रहा हूं। रजत पंजेटा, मैं जिस मूल प्रश्न पे था, शुरुआत में चर्चा वहां से भटकती हुई दिखी, बीजेपी हाईकमांड की सक्रियता हरियाणा में, हमने कुछ दिन पहले चर्चा की थी, क्या एक साथ चुनाव संभव हैं? और ये जो जिस गति से ये जो सक्रियता दिखाई दे रही है, ये संकेत दे रही है क्या ऐसा? मेरा एक पर्सनल असेसमेंट रहा है शुरू से, और मैं अब तो 6-7 महीने हो गए थोड़ा सा जो मैंने अपना एनालिसिस किया है, भाजपा जरूर चाहेगी इनका हाईकमान, जबकि मुख्यमंत्री जी ने तो ये स्पष्ट किया कि हमारे हाथ में नहीं है, और चुनाव आयोग जो है वो 6 महीने पहले जो है वो डिसीजन ले सकता है। तो संभावना निश्चित तौर पे अब इनका हाईकमान क्या करता है ये तो इनका अंदरूनी मामला है, जनता को इससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, जो आपका मूल प्रश्न है कि एक साथ चुनाव क्या विधानसभा लोकसभा के होने के ये संकेत हैं, देखिए जेपी नड्डा जी, मुझे नहीं लगता इस पे कोई कॉल लेंगे, इस पे तो अमित शाह और मोदी जी कॉल लेंगे, जो लेंगे उन्होंने ली होगी। ये तो एक मात्र जो है एक तरीके का इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन हो सकता है या डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो सकता है, सिर्फ मुख्यमंत्री के संज्ञान में हो ये बात, क्योंकि ऐसी बातें बताई नहीं जाती, डिस्क्लोज नहीं की जाती, तो हो सकता है कि इन तक ये बात ना हो और मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में हो, लेकिन हाँ, संभावना निश्चित तौर पे उसके बहुत से कारण है, एक कारण नहीं है, और इसके ऊपर पूरा का पूरा चिंतन और अध्ययन होता है। तो उसके बाद ही ये देखा जाता है कि ये समय अनुकूल है क्या नहीं, क्योंकि मुझे लगता है ये राम मंदिर वाला जो इशू है उसको हमारे लिए तो इशू नहीं है, लेकिन भाजपा ने उसको जरूर थोड़ा सा वो बना दिया है कि इसका चुनावी फायदा ले सके किसी तरीके से, जबकि राम मंदिर पे ये मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता था, लेकिन कंस्ट्रक्शन के ऊपर पैसा जरूर हजारों करोड़ इकट्ठा किया है इन्होंने, और इनसे आप बता दीजिए किस नेता ने या पार्टी फंड से कितना पैसा इन्होंने राम मंदिर की कंस्ट्रक्शन में दिया, और जो कंपनी कंस्ट्रक्शन कर रही है ये भी सुनने में चलता है कि लार्सन एंड टर्बो जो है वो मुफ्त में जो है वो कर रही है, जो कंस्ट्रक्शन कर रही है। आप भाजपा की प्रवक्ता बैठी हैं, अभी मैं 5 सेकंड के लिए मौन हो जाऊंगा, इनसे पूछिए कि इन्होंने अपना कितना योगदान दिया है राम मंदिर में। अब किसी से व्यक्तिगत पूछना कि उसने क्या योगदान दिया वो विषय अलग है। भाजपा इसे मुद्दा बनाती है, वंदना बोलिए, इनकी पार्टी ने कितना दिया मैं बता देती हूँ, लेकिन आपसे उम्मीद नहीं थी रजत पंजेटा जी, आपने कहा कि राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन का खर्चा लेकर उसको जमा कर लिया गया, कम से कम रजत पंजेटा जी आपसे उम्मीद नहीं थी, जिसमें आप राम मंदिर को इशू कह रहे हैं, राम मंदिर के बनने को इशू कह रहे हैं, नहीं आपने कहा, आपने इसको कहा, आपने कहा कि हजारों करोड़ रुपए जमा किया गया, अगर नहीं बिल्कुल इकट्ठा किया गया, आपने कहा कंस्ट्रक्शन के नाम पर पैसा इकट्ठा किया गया। मुझे लगता है रजत पंजेटा जी, कम से कम मुझे लगता है इस मुद्दे पर तो कभी साथ हुआ करते थे, तो मुझे, और ये तो पूरे ये भाजपा का मुद्दा नहीं है, ये तो पूरे भारत का मुद्दा है, हर एक हिंदू का मुद्दा है, और उसको आप इस तरह की बात कह रहे हैं तो मुझे लगता है बड़ी हैरानी की बात है। इशू आपके लिए हो सकता है,
कांग्रेस के लिए हो सकता है कि कांग्रेस ने एक समय में कह दिया था कि राम नाम का अस्तित्व ही नहीं है, और जिस प्रकार की बातें कही गई थी कि वहां पर क्या बनवा दे, चर्चा पे आइए वापस मुझे तो कहने में भी शर्म आती है कि ये वाली, लेकिन इस तरह की बात करना, आप कह रहे कि मैंने कितना डोनेशन किया, मुझे इतना बता दीजिए। मैं नहीं, रजत पंजेटा जी, मैं एक एक गली में गई हूँ लोगों के पास, उसमें कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, और लोगों ने बड़े बढ़ चढ़ कर कहा कि हजारों साल बाद ये समय आया है, और ये समय हमने देखने के लिए हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि हम इस समय को देख पा रहे हैं, और उसके लिए अगर डोनेशन करने में, और क्या ऐसा डोनेशन अगर हो रही है तो क्या वो भी किया है, पूरा हिसाब सामने है। लेकिन जिस तरह की बात आप कह रहे हैं, मुझे लगता है रजत पंजेटा जी आपको शर्म आनी चाहिए जिस प्रकार की आप बात कर रहे हैं। इशू ये है, मतलब भगवान राम को आप इशू मानते हैं, भगवान राम को आप इशू मानते हैं। आप मेरे से पूछ रहे हैं कि मैंने कितने पैसे दिए। रजत पंजेटा जी, आपने मुझे एक बात बता दीजिए, ये अगर कहीं पर कोई दान दिया जाता है बताने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन कृपया करके भगवान राम को इशू मत कहिए, भगवान राम को इशू कहने विषयांतर हो गया भाई, डिबेट कहीं और चली गई, रुक जाइए। आज अयोध्या पे डिबेट ही नहीं थी भाई, अयोध्या पे डिबेट ही नहीं थी आज, विषयांतर हो गया। एक लाइन बोलूंगा, देखिए वरुण जी, हमने जो राम सेतु पर सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था, मैं आपको पंच मानकर चुनौती देता हूं बहन को, आप भाजपा का भी वही एफिडेविट है, अगर वो का वो एफिडेविट हमारा है, वो का वो एफिडेविट भाजपा का है, तब तो ये हमसे क्षमा मांग ले। अरे वे रहने दीजिए, आप तो रहने दीजिए। दूसरी बात, कभी जिन्हें उतार लेते हैं, कभी जिन्हें उतार लेते हैं, कभी जिन्हें उतार लेते हैं, कभी उतार लेते हैं। मुझे इतना बता दीजिए कि जिस प्रकार से आपके नेता दिखाते हैं, वो बताने क्या, ये तुष्टीकरण की राजनीति आपने खूब करी है। और ये भी एक सत्य है कि राजीव गांधी के बाद कांग्रेस ने राम मंदिर का विषय छोड़ दिया था। आपके हाथ रंगे हुए हैं, आपके हाथ रंगे हुए हैं, इसमें जितना डीप में जाएंगे, तुष्टीकरण की राजनीति करने में कांग्रेस कभी भी पीछे नहीं रही है। ठीक है, और जब आप इतनी बातें स्वीकार करते हैं तो इसको भी स्वीकार करना चाहिए। ठीक, रुक जाइए। मनोज राठी भाई, मेरा सवाल, मूल प्रश्न ये था, वरुण जी 10 सेकंड खत्म करने दीजिए, फिर राठी साहब को टाइम दे दे। क्या चाह रहे हैं बताइए। नहीं, मुझे इनको ये बताइए कि जो श्री राम है, भगवान श्री राम है, सबके राम भगवान, तो आप एक बात बताइए, उन्होंने ये कब कहा कि आप 2000 लोगों को मौत के घाट उतार दीजिए मेरा मंदिर बनाने के लिए, देश में दंगे कराइए, जो लोगों को जिंदा जला दीजिए? नहीं, आप बताइए इतिहास उठा के देख लीजिए क्या क्या हुआ देश के अंदर, समझ नहीं आ रहा। मूल आपत्ति किस बात पे, मुझे समझ नहीं आ रहा। आप बड़ी इंसाइटफुल बात करते हैं, मूल आपत्ति किस बात पे, आपको ये बताएं। आज तो चर्चा नहीं थी राम मंदिर पे, विषय भी आया बीच में। आपको लगता है आज जो मैं सोच कर आया हूँ उसी के बारे में बात करूंगा। और सबसे बड़ी बात, मुझे इतना बता दीजिए, कौन नहीं रजत पंजेटा जी, आपका आज का स्टैंड है या ये 15 साल पहले का भी स्टैंड था आपका स्टैंड? अब छोड़ दीजिए, अब बस और डिटेल नहीं, बस रुक जाइए। ये राजनीति आप कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, बंदा रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए, बंदा रुकिए प्लीज। इस बात का तो जवाब दे नहीं पाए कि आप कांग्रेस के सामने क्यों नतमस्तक हुए। रुक जाइए, डिटेल करेंगे पूरे की पूरी। रुक जाइए। मनोज राठी, हरियाणा में अगर जल्दी चुनाव होते हैं, आप लोग तैयार हैं? बीजेपी के बड़े नेताओं की सक्रियता क्या बता रही है? देखो, अगर चुनाव समय पर होते हैं तो भी हम तैयार हैं, एक साथ होते हैं तो भी हम तैयार हैं। आम आदमी पार्टी की तैयारी पूर्ण रूप से है, और 28 तारीख को हम जींद में बहुत बड़ी रैली करने जा रहे हैं। वो चुनावों की बिगुल फूकने का काम करेंगे। मैं तो एक बात और बताऊंगा, आज हरियाणा में बीजेपी से हर वर्ग परेशान, सभी वर्ग परेशान है बीजेपी से, क्योंकि बीजेपी ने किसी को फायदा कराया नहीं, सबके लिए उल्टे ही काम करे हैं। आज किसान आंदोलन पे मुआवजे को लेकर, आज किसान आंदोलन पे एमएसपी को लेकर, आज कर्मचारी आंदोलन पे है पुरानी पेंशन बहाली को लेकर, आज पटवारी आंदोलन करने लग रहे हैं आपके हरियाणा के। कोई एक वर्ग ऐसा दिखा इन लोगों ने जिसने बिना आंदोलन करे उनकी कोई बात इनने माननी हो। मैं तो कहना चाहूंगा कि मजदूर आंदोलन करने लग रहे हैं, वो 365 दिन का रोजगार मांगने लग रहे हैं, पूरा प्रदेश आज आंदोलन में है। तो फिर किस हिसाब से कहते हैं कि तैयारी है? तैयारी तो उनके नेता ही नेता करते हैं ना, वो भी ऐसी कमरों में बैठ के बढ़िया खाना पीना करके चले जाते हैं, लेकिन जनता के बीच तो नहीं जाते।
इनके नेता जनता के बीच जब भी जाते हैं तो 1300 पुलिस कर्मचारियों को साथ लेके जाते हैं, सिक्योरिटी लगा देते हैं, कोई सवाल न पूछ ले तारे से। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा कि आज जनता बाट देखने लग रही है कि कभी ये बिना सिक्योरिटी वोट मांगने आवेंगे और फिर हम इनसे वो सवाल पूछेंगे कि जो सवाल काम अपना हरियाणा में करें। मैं तो एक बात कहूंगा कि पंजाब स्टेट आपके पास में वो प्राइवेट जो चीजें हैं उनको खरीदने का काम करने लग रहे हैं। अभी ताजा उन्होंने एक पावर प्लांट खरीदा है और हरियाणा के नेता सरकारी संस्थाओं को बेचने का काम करने लग रहे हैं। हजारों स्कूल सरकारी स्कूल जो है हमारे प्रदेश की सरकार ने बंद करने का काम किया है, जबकि आम आदमी पार्टी सरकारी स्कूल खोलने का काम मनोज भाई, कुल मिला के मेरे कहने का अर्थ है, पहले बात पूरी करने दो। कुल मिला के मेरे कहने का अर्थ है कि हमारे पास तो बताने के लिए हजारों बातें हैं, हजारों काम है, लेकिन बीजेपी कोई एक काम गिना पाएगी। मैं तो वंदना जी से कहूंगा मनोज भाई प्लीज, सब हो गया। आज एक काम, मैं वंदना जी से एक सवाल पूछ लूं, आज वंदना जी कोई एक काम आप गिना दो, आपने कोई बिजली फ्री करी हो, कुछ और काम करे हो प्रदेश की जनता के लिए, कोई सवा सत्तर में स्पेशल काम करे हो, कोई आयुष्मान योजना जो आप लेके आए हो वो 1 करोड़ की आपने करी हो। मैं तो कहूंगा दिल्ली के अंदर चले जाओ, इलाज 1 करोड़ का फ्री है। मनोज भाई प्लीज, नहीं बस पार्टी का मैनिफेस्टो नहीं पढ़ना है, हो गया नहीं हो गया। मनोज भाई देखिए प्लीज, आप सहृदयता का फायदा ना उठाया करें। मैनिफेस्टो नहीं, मैं तो बस हो गया ना मनोज भाई, विस्तार आपने पॉइंट रखना था, पॉइंट रख लिया। एक तरफ हम प्लीज काम गिनाएंगे, ठीक है, बोलिए वंदना। देखिए, सबसे पहले तो मैं मनोज राठी जी की बात का ही जवाब दूं। इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता बिना सिक्योरिटी वोट मांगने जाएंगे तब इनको देखेंगे। तो मुझे लगता है कि 3 राज्यों में इनका क्या हाल हुआ वो हम सभी ने देखा। कौन सी सीट पे जमानत बची वो भी जवाब दे दें। अगर आपके इतने ही अच्छे काम थे तो 3 राज्यों की जनता ने आपको क्यों नकार दिया? और सबसे बड़ी बात, आप यहाँ पर बात कर रहे थे हेल्थ फैसिलिटीज की। मुझे इतना बता दीजिए, नकली दवाइयां आपके मोहल्ला क्लिनिक्स में जो मिलती हैं, जिसमें आप वहां दिल्ली की जनता की जान लेने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, वो उसका जवाब कौन देगा? आपके मोहल्ला क्लिनिक में यह दावा किया जाता है कि एक दिन में 500 मरीज देख लिए जाते हैं, जबकि उसका समय है 9 से 1 बजे। अब 9 से 1 बजे 4 घंटे में 500 मरीज अगर देख लेता है एक डॉक्टर, तो क्या स्थिति? नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगी। आपको ये समझना चाहिए मनोज रेड्डी, आपको समझना चाहिए मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, आपके बीच में नहीं। आप आंदोलन की बात करते हैं, मुझे इतना बता दो, आपके नेता जेल से आंदोलन करने में लग रहे हैं कि केजरीवाल जी खाली हम भी नहीं है, उनको जवाब दे दो, कम से कम उनको जवाब दे दो जो जेलों में बैठे हैं। ईडी को तो जवाब दे दो केजरीवाल जी को बोलकर, यहाँ पे एसवाई को तो जवाब दे दो, फिर आइएगा बोलने के लिए, फिर आइएगा बोलने का। तो ये जो है पे आप इतने बड़े उठाते हैं, यहाँ पे बहुत क्लियर हो चुका है। दूसरी बात, वेद प्रकाश की बात का जवाब मैं देना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि मेरी रुचि नहीं है। अरे मनोज राठी रुकिए, एक मिनट मनोज राठी रुकिए, रनिंग कमेंट्री मत करिए, अभी समझ नहीं आता, रुक जाइए। आरोप लगाना और भाग जाना पुरानी आदत है, आपके बीच में तो नहीं बोली ना मैं। आपके केजरीवाल जी ऐसे आरोप लगाते और भाग जाते हैं। चलिए सुन लो कंप्लीट करिए, जल्दी से वंदना कंप्लीट करिएगा। कि मेरी रुचि नहीं है, कांग्रेस की सूची पर उन्होंने कहा कि ना मैं दावा करता हूं ना मेरी रुचि है, क्योंकि उनको पता है कि हाल क्या होने वाला है। क्योंकि इनके संगठन में पिछले 10 साल से या उससे पहले से क्या हालत होती रही है हम सबको मालूम है। यहाँ पर ये मेरे अहंकार की बात कर रहे हैं, मेरा तो अहंकार नहीं विश्वास है, लेकिन अहंकार कहां पर है मैं वो आपको बता देती हूँ। आपके प्रभारी दीपक बाबरिया का कल बयान आता है और वो कहते हैं कि जो शैलजा, रणदीप और किरण चौधरी की यात्रा निकल रही है वो जो है ऑर्गेनिक नहीं है, वो हमारे जो संगठन के हिसाब से नहीं है। आपके नेताओं की जो यात्रा निकल रही है उस पर भी क्वेश्चन मार्क लग रहे हैं। मैं तो ये सोच रही हूँ किस किस का जवाब देते होंगे वेद प्रकाश विद्रोही जी? पहले अपने पार्टी के नेताओं को कि आपस में चलो जी ये हमारे साथ नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, और अब कभी आम आदमी पार्टी का तो कभी किसी और पार्टी का। ये जो आपने इंडी गठबंधन बनवाया है उसमें बड़ा क्लियरली समझ आ गया है कि जो हालत आपकी पार्टी के अंदर है वही हालत इस गठबंधन के अंदर है। चलिए वंदना, मैं आता हूँ आपके पास, थोड़ा सा ऑडियो में दिक्कत आई है, मैं वापस लौटता हूँ। वेद प्रकाश विद्रोही जी, भाई आपके यहाँ आप कह रहे हैं बड़ा पर आप इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं,
मुझे इतना बता दीजिए, नॉट फाउंड सूटेबल कैंडिडेट कहकर जिस प्रकार से आपने आरक्षण की धज्जियां उड़ाई थी, जिस प्रकार से अपने परिवार में नौकरियां दी थी, और ये एनएलडी के यहाँ पे प्रवक्ता बैठे हैं, इन्होंने एक लिस्ट पहले जारी कर दी थी कि अगले 2 दिन में यही कैंडिडेट जो है वही आएंगे और सारे के सारे रिश्तेदार हैं उनकी नौकरी लगेगी, और वैसा ही हुआ था। और एक तो आपके रेवाड़ी के भी हैं, उनकी नौकरी की लिस्ट पहले से आ गई थी। तो ये जब इन सब बातों को तो जवाब दे दो। ठीक है, मैं आता हूं। बस ठीक है, वेद प्रकाश विद्रोही जी, भाई आप कह रहे हैं आप बड़ी मजबूती से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। आपके यहाँ जो कथित एसआर के ग्रुप है उनके कार्यक्रम पे एक तरह से वीटो लगता हुआ नजर आया, जब प्रभारी ने कहा कि अप्रूवल नहीं है, हम लूप में नहीं है। उदय भान ने कहा कि हमें भी कोई जानकारी नहीं है। खैर वो कार्यक्रम अभी हो नहीं रहा है। तो ये वाली एक समस्या तो बनी हुई है, और संगठन को लेकर भी आपसे बार बार सवाल तो पूछे ही जाएंगे कि साल बीत गया, दिसंबर भी कुछ नहीं कर पाए। देखिए वरुण जी, आप सवाल पूछते हैं, आपके सवालों से हम भाग्य तो नहीं है। नहीं, हमने अपनी समझ के अनुसार आपके सवाल का जवाब दे दिया जी। अब मैं हैसियत में ही नहीं हूं कि बता सकूं संगठन कब बनेगा, तो मैं यही कहूंगा कि मैं कोई जवाब नहीं दे सकता। नहीं, मैं तो ये पूछ रहा हूं, आप कह रहे हैं बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, मजबूत। देखिए मैंने आपसे बार बार कहा है कि कांग्रेस का संगठन विधिवत रूप से नहीं है, पर कांग्रेस का संगठन बूथ स्तर पर है। भाई 2 तरह के संगठन होते हैं, एक औपचारिक संगठन और एक अनौपचारिक संगठन। अनौपचारिक संगठन है, औपचारिक नहीं, मैं मानता हूं। और औपचारिक संगठन न होने से ये समस्याएं भी उत्पन्न होती है, ये भी मैं मानता हूं। तो उसमें कोई, मैं जो हमारे अंदर जो परेशानियां हैं मैं उनको भी स्वीकार करता हूं। अगली बात, वंदना जी ने कहा कि भाई मैं इनकी कौन सी बात पूछी थी, इन्होंने, माफ करना मेरे दिमाग से निकल गई। मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं पहले, जब मेरे दिमाग में निकल गई। देखिए कांग्रेस में एसआर के ग्रुप कहो आप और ग्रुप कहो, अब ये तो कांग्रेस की शैली है कि कांग्रेस अपने अपने स्तर पर चुनाव प्रचार भी करती है और चुनाव की तैयारी भी करती है, और जब चुनाव नजदीक आएगा, चुनाव की घोषणा हो जाएगी, तो हम एकजुट होकर लड़ते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मजबूती से लड़ते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। हमारी लोकतांत्रिक पार्टी है, और लोकतांत्रिक पार्टी के अंदर ये सामान्य बात है, वह थोड़े थोड़े मतभेद होने स्वाभाविक है। बहन ने एक बहुत सवाल उठाया कि कांग्रेस में उम्मीदवार अवेलेबल नहीं है। मैं आपके माध्यम से खुली चुनौती देता हूं, आप कांग्रेस की भर्तियों पर जो चाहे आरोप लगाए, आपका अधिकार है, मैं उसमें कुछ नहीं कहूंगा, पर हमारी एक भी सूची बता दो जब हमने कहा हो कि उम्मीदवार अवेलेबल नहीं है। आरक्षण वाले उम्मीदवार अवेलेबल नहीं है, ये तो खट्टर सरकार ने शुरू किया है। आप दूसरों पर आरोप लगाने से पहले अपने देख लें। अभी आपकी सूची निकली है एचसीएस की, पिछड़ा वर्ग का अवेलेबल नहीं है, दलित वर्ग का अवेलेबल नहीं है, केवल उच्च वर्ग के अवेलेबल है। आप अभी एक सूची निकली है बीडीओ की, बाहर के 7 उम्मीदवार बाहर के। अच्छा, मेरा सवाल विद्रोही जी, अब मेरा सवाल, आप एक लाइन कहते हैं, आप हरियाणा के युवाओं को बहकाते हैं 75% आरक्षण उद्योगों में मिलना चाहिए, पर सरकारी नौकरियों में बाहर के लोगों को आरक्षण मिलेगा। सवाल कीजिए। एक, अगर मान लीजिए एक साथ चुनाव होते हैं तो मशक्कत ज्यादा करनी पड़ेगी या कोई समस्या नहीं है? देखिए, अगर एक साथ चुनाव होते हैं कांग्रेस को बहुत आसानी होगी। अगर एक साथ चुनाव होते हैं तो अगर किसी दल को सबसे ज्यादा परेशानी होगी तो भाजपा को होगी। भाजपा बिखर जाएगी, अभी बिखर रही है, और एक साथ चुनाव हो गए तो टिकटों की ऐसी फुटबॉल बनेगी कि ये लोग ढूंढे नजर नहीं आएंगे। हम तो चाहते हैं, हमें तो राजनीतिक लाभ इस बात का है कि एक साथ चुनाव हो। हाँ, जो मैं बात भूल गया था वो अब बताता हूं। इन्होंने कहा इंडी गठबंधन, हमारे गठबंधन को इंडी गठबंधन कहते हैं, इनको शर्म आती है पूरा नाम। मैं भी जवाब में कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी का भारत जलाओ गठबंधन एनडीओ है, उसमें 48 सदस्य हैं, 41 सदस्य हैं। अब इन्होंने रजत जी पे सवाल खड़ा कर दिया कि आप कांग्रेस के सामने नतमस्तक हैं। लोकतंत्र के अंदर गठबंधन बनना, गठबंधन की संभावनाएं एक आम बात है। मैं अब इनसे सवाल पूछना चाहता हूं, इन्होंने चुनाव के बाद क्या जजपा से जो गठबंधन किया था वो झुककर किया था? पर आरोप लगाना
और दूसरों को कहना आप नतमस्तक हैं। अगर दूसरा गठबंधन की संभावनाएं तलाशे। ठीक है विद्रोही जी, चलिए अब हो गई विस्तार से बात। जज्बा जो आपको, ठीक है वंदना रुकिएगा, 30 सेकंड रुकिएगा, जल्दी से आता हूं मैं। जय, मैं खत्म कर रहा हूं। जिस जज्बा को आप जमुना पार भेज रहे थे, जिसका आप अपराधी बता रहे थे, उसको गठबंधन करो तो बहुत अच्छा है। ठीक है रजत पंजेटा, क्षेत्रीय दलों पे ज्यादा दबाव आ जाएगा अगर दोनों चुनाव एक साथ हो जाते हैं, और इस लिहाज से बीजेपी चाहेगी कि एक साथ हो जाए चुनाव। देखिए वरुण जी, ऐसा नहीं है कि क्षेत्रीय दलों पे दबाव आ जाएगा। बात मुद्दा सिर्फ एक रीजन है, जो चुनाव साथ होंगे हरियाणा के अंदर। आपको पता है पिछले चुनाव में लगभग इनके सारे मंत्री हार गए थे। 75 पार का नारा देने के बावजूद ये सिर्फ 40 पे आके अटक गए थे। इनको अच्छी तरह पता है अब जब जाएंगे जनता में इतना भारी रोष है, सभी वर्ग जो है नाराज हैं, सभी वर्ग आंदोलन और स्ट्राइक पर हैं। सरकारी कर्मचारी ले लो, रोडवेज वाले, आंगनवाड़ी वाले, सफाई कर्मचारी, डॉक्टर हो, शिक्षक हो, सभी, और किसानों की तो कमर ही इन्होंने तोड़ दिया महंगाई से और जीएसटी से। और इतना तेल के रेट देख लीजिए, गैस सिलेंडर के रेट देख लीजिए, और ऊपर से आप ये इनकी बॉन्ड पॉलिसी देख लीजिए, और जो इन्होंने रेसलर्स के साथ किया है वो देख लीजिए। कौन सा वर्ग है जो आंदोलित नहीं है, इनको पता है। इनके लिए बहुत मुश्किल है। थोड़ी बहुत अगर इनका कोई चांस, ये जो भाजपा सोचती है, वैसे तो हरियाणा की जनता इन्हें कोई मौका देने वाली नहीं है। इनको लगता है थोड़ा बहुत जो चांस है वो मोदी जी के नाम पे एक दो, जैसे इनकी हर बार की आदत है पॉलिटिकलाइज करने की इश्यूज को, और वो करेंगे। ये कहे या ना कहे, माने या ना माने, ये आचार संहिता की इंतजार भी इसी वजह से हो रही है। ये पॉलिटिकलाइज करेंगे। एक नहीं, दूसरा मुद्दा भी है, मैं वहां टीवी पे बोलना नहीं चाहता। जैसे ये राम मंदिर वाले इशू को उठाएंगे बहुत ज्यादा। एक और इशू है जिसको अभी मैं बोलना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे पास कई सोर्सेज हैं मेरे भी, जहां से मुझे वो पता चली, और वो अभी बहुत कहते हैं ना जल्दबाजी हो जाएगी कहना। लेकिन हाँ, ये इस वक्त कर्ज को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। हरियाणा का जो कर्ज है ये 4 लाख करोड़ कैसे पहुंच गया, करप्शन इतनी ज्यादा है, बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, महंगाई इतनी ज्यादा है, और हर कमर तोड़ है। ऐसी नहीं है कि पहले जब बढ़ती थी। आप बताइए, तेल के दाम पिछले 2 साल से इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस गिर रहे हैं। मैं हर बारी बोलता हूं, जल्दी से क्यों नहीं जनता को राहत देते, क्यों नहीं देते जनता को राहत। अभी ये जो आपका मूल प्रश्न है उसका जवाब सीधा सीधा ये है, जो ये थोड़ा एक स्लिम चांस ये जो सोच रहे हैं, इनको पता है 9 साल की एंटी इनकम्बेंसी नहीं झेल पाएंगे, जजपा के साथ मिलके भी नहीं झेल, दोनों का वोट बैंक मिलाने के बाद भी ये लोग हरियाणा की सत्ता, हरियाणा वाले इनको सत्ता के नजदीक भी नहीं भटकने देंगे। इसीलिए ये सोच रहे हैं जो कर सकते हैं करें, जो करना चाहे आप करिए, लेकिन आप सत्ता से कोसों दूर रहने वाले हैं। और थोड़ा बहुत ये इनको लगता है, वैसे तो बिल्कुल ही चले जाएंगे अगर बाद में होता तो, इनको लग रहा है कि मोदी जी का नाम पर फायदा उठा के अगर थोड़ा बहुत मुंह दिखाने लायक कुछ वोट शेयर हरियाणा में आ जाए तो 7 इलेक्शन करा के करवा ले। ये है इनकी अंदर की प्लानिंग। और मनोज राठी भाई, आप लोकसभा की तैयारी भी कर लेंगे, विधानसभा की भी कर लेंगे एक साथ, समस्या तो नहीं आ जाएगी? समस्या नहीं आएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के लिए बताने के लिए बहुत कुछ। मैं तो बीजेपी वालों को एक बात खुली कहना चाहूंगा कि आप किसी भी मंच पर आ जाओ, आप अपने कामों की लिस्ट लेके आओ। हम पंजाब और दिल्ली में हमने जो काम करे हम उनकी लिस्ट लेके आएंगे, कंपेयर करो, जनता आप फैसला कर देगी कि किसने अच्छे काम करे, किसने गलत काम करे। भाई ये काम तो गिना नहीं पाते। 24 घंटे धर्म की गुट्टी, जाति की गुट्टी पिलाने का काम करते, कितने दिन पिएंगे लोग? लोगों को तो शिक्षा चाहिए। मैं तो आपके मंच से पूछना चाहूं, इनके सरकारी स्कूलों में कितने बच्चे IIT में गए हैं, कितने बच्चों को नीट पास किया? नहीं भाई, आप तैयार है ना चुनाव एक साथ हो जाए, आपको समस्या नहीं है ना? 2023 में हम अच्छी बात करो, इन्हीं बातों को तो तैयार है। ठीक है, दिल्ली के अंदर 1400 बच्चे IIT, आप पूरी बात तो कर दो। इनसे पूछो ना वंदना जी से, जब जवाब दे तो मेरी गारंटी है। ठीक है, मैं बताऊं जिस बात का अगर वंदना जी जवाब दे दे तो हम राजनीति करनी छोड़ देंगे। अच्छा, राजनीति मत छोड़िए भाई, बने रहिए राजनीति में, रुक जाइए। ये वापिस एक ही बात कहेंगे, आप लोगों को तो जेल में जाना है, आप लोग तो जेल में पड़े। अरे जेल में डालने वाले तुम लोग, ईडी तुम्हारी है। पहले आप लोग कहते थे कि CBI कांग्रेस का तोता है, आज मैं खुले मंच पे कहता हूं कि आपका तोता और तोती दोनों आपकी है। ठीक है CBI आप मनोज भाई, उसने जेल में ठोक देते हो।
सारी दुनिया के समय नहीं है ना, अब मना करें, समय नहीं है, वरना 1 मिनट में जल्दी इस सवाल का जवाब ले लो खाली, कितने बच्चे IIT और नीट में गए इनकी सरकार में? देखिए मनोज रेड्डी जी एक बार शाह जितने भी हमारी विपक्षी पार्टी है बार बार क्या कहते हैं, एक लाइन कहते हैं कि जिस सब में रोष है, बड़े आंदोलन हो रहे हैं, और यही बात जो है ये बाकी राज्यों के लिए भी कहते हैं। हम सबको मालूम है कि अभी पिछले जो 3 राज्यों का रिजल्ट हमारे सामने आया है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इनको समझना चाहिए कि ये हरियाणा की जनता है, उन्होंने पहली बार सीखा है कि सिलेंडर के लिए लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं है, गर्मियों में लाइट नहीं जाती है, कोई भी सरकारी काम कराना हो तो किसी के आगे पीछे घूमने की जरूरत नहीं है, वो उन्होंने पहली बार सीखा है। तो शासन का वंदना, मैं माफी चाह रहा हूँ, समय नहीं है मेरे पास। जानते हैं कि किस प्रकार से जो नेता है उनके भ्रष्टाचार। कल पंचकुला में रोड शो होना है, देखते हैं चुनावी टोन क्या सेट होगी। फिलहाल आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।